दोस्तों स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB थर्ड ईयर सेम है आपका फिफ्थ एक्ट है आपका BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लॉ ऑफ एविडेंस साक्ष्य अधिनियम 1872। पहले जो आपका एक्ट था वो लॉ ऑफ एविडेंस था, लेकिन इसको बदलकर 2023 में इसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया है। आपको सबको पता है जो संशोधन हुआ है। पहले इसका जो कोड था 5003 था लॉ ऑफ एविडेंस, अब इसका जो कोड है वो 5007 कर दिया है। लेकिन जो बैक वाले स्टूडेंट हैं और जो एक्स वाले स्टूडेंट हैं वो पुराने तरीके से पुराने वाले एक्ट को ही अभी याद करेंगे। इस बार जो पहली बार अपना फिफ्थ सेम का या BSA का पेपर दे रहे हैं, आप किसी भी सेमेस्टर से हो या कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप इसी वाले एक्ट को याद करोगे। इसमें सिर्फ इतना अंतर है, इसमें सेक्शन जो है न्यू है। जो मैं आपको वीडियो और PDF प्रोवाइड करा रहा हूं, ये बैक और एक्स वाले स्टूडेंट के लिए 85 से 95% पेपर यहीं से आ जाएगा परसेंट। और ये जो पहली बार जो BSA का पेपर देंगे इनका 70% पेपर यहीं से आएगा। ज्यादा बात न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का। जैसा कि आपको पता है मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में चलने से पहले एक बात है जो मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं आपकी सुविधा के लिए। मैंने एक रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से व्हाट्सएप पर एक चैनल बनाया है। आप उस चैनल को जाकर फॉलो कर लेना। आप लॉ से कहीं से भी, किसी भी सेमेस्टर से, किसी कॉलेज से, किसी स्टेट से हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे फॉलो करो। वहां आपको लॉ से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है। अभी तो आपके एग्जाम चल रहे हैं तो आपको एग्जाम से रिलेटेड चीज वहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है। जब आपके एग्जाम हो जाएंगे तो नई नई चीजें आपके लिए निकल के आती हैं, तो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है। दूसरा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो जिस पर आप वीडियो देख रहे हो। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। सूचक किसे कहते हैं, यह कब पूछा जा सकता है और कब नहीं पूछा जा सकता। सबसे पहले मैं सूचक को बता देता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं क्वेश्चन करने से पहले मैं क्वेश्चन के थोड़ा डेफिनेशन को समझाता हूं और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो क्वेश्चन है 8 हमारा, सूचक। सूचक किसे कहते हैं? देखो, सूचक का जो अर्थ है अभी बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहां पे समझाता हूं। जैसे हम LLB के छात्र हैं तो हम LLB का ही क्वेश्चन लेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं आप किस कक्षा में हो, या दूसरा मैं आपसे कहूं आप इस कक्षा को छोड़कर आप सेमेस्टर करो, ये अच्छा रहेगा। आप किस सेमेस्टर में हो, आप किस गांव से हो, तीसरा मैं क्वेश्चन करूं आप का कॉलेज नाम क्या है। ठीक है। ये प्रश्नवाचक क्वेश्चन हो गए तीनों। दूसरी तरफ मैं अब यहां पे एक और क्वेश्चन लिखता हूं इन्हीं को। पहला मैं कहूं आप फिफ्थ सेम के विद्यार्थी हो। ठीक है। दूसरा मैं कहूं आप CCSU यूनिवर्सिटी से हो। तीसरा मैं कहूं आप UP से हो।
ठीक है, ये 6 प्रश्न है, इनको अच्छे से समझो। जब हम प्रश्न करते हैं आप किस सेमेस्टर से हो, तो आप कहोगे सर हम 5th से हैं, 3rd से हैं, जो भी आपका सेमेस्टर हो यहां आप अपना आंसर भरोगे। आप किस गांव से हो, XYZ, आप कोई भी अपना यहाँ गांव भर सकते हो। आप किस आपके कॉलेज का नाम क्या है, तो यहाँ पे XYZ आप अपना कॉलेज का कोई भी नाम भर सकते हो। ठीक है, ये हो गए साधारण प्रश्न के उत्तर। अब बात करते हैं यहां पर, आप किसी से बात करो या मैं आपसे कहूं आप 5th सेम के विद्यार्थी हो, तो आप क्या कहोगे, हाँ, या आपका उत्तर होगा ना। ठीक है, मैं कहूं आप CCSU से हो, यानी कि आपकी जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो CCSU है, तो आपका जो उत्तर होगा वो या तो होगा हाँ, कि हाँ सर हम यहीं से हैं, या होगा ना। आप यूपी से हो, अगर आप यूपी से हो तो आप कहोगे हाँ, या आप कहोगे सर ना। तो ये जो प्रश्न है ये तो हैं आपके प्रश्न उत्तर, और ये हैं आपके सूचक, क्योंकि मैंने यहां पर संकेत खुद ही दे दिया। देखो, अगर मैं आपका यह प्रश्न करता आप किस सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, तो आप कहते 5th सेमेस्टर के, तो ये जो सूचक है मैंने संकेत आपको पहले ही दे दिया, ये दे दिया। यहाँ पे CCSU मैंने संकेत दे दिया, यहाँ पे यूपी मैंने संकेत दे दिया। और आपका सिर्फ क्या उद्देश्य है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। जहां पर क्वेश्चन हाँ या ना में करे जाएं उसे कहते हैं सूचक। देखो, दोनों मैंने बता दिए हैं, ये है हमारे प्रश्न उत्तर और ये है हमारे सूचक। तो ये है सूचक की कैटेगरी में नहीं आते हैं और ये सूचक की कैटेगरी में आते हैं। उम्मीद है आपका जो IQ लेवल है बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि लॉ के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका IQ लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, वो छोटी छोटी बारीकियों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब है जहां पर प्रश्न हाँ या ना में किया जाए उसे सूचक कहते हैं। अब इसके आधार पर अब हम अपने क्वेश्चन के आंसर को पढ़ेंगे, तो आपको वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको अगर मैं बाद में समझाने की कोशिश करता, बीच बीच में बताने की कोशिश करता, तो आपकी समझ में नहीं आता। तो अब सूचक क्या होते हैं आपको क्लियर हो गया है। अब देखते हैं अपने प्रश्न को। सूचक किसे कहते हैं, यह कब पूछा जा सकता है और कब नहीं पूछा जा सकता। सूचक का अर्थ धारा 141 के अनुसार, यानी 141 के अनुसार, और न्यू एक्ट के अनुसार 146(1) यानी BSA में ये सूचक है। आप बैक और एक्स वाले स्टूडेंट, आपको कोई बदलाव नहीं करना है। जो फर्स्ट बार पेपर देंगे वो रेड वाले सेक्शन को याद करेंगे, 146(1). ठीक है, सूचक का सूचक प्रश्न, कोई प्रश्न जो उत्तर को सुझाता है, जिसे प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, सूचक कहलाता है। देखो यहां पर समझना, उत्तर को सुझाता है। उत्तर को सुझाता है का मतलब क्या है, उत्तर को आपको संकेत के रूप में दे देता है पहले ही। ठीक है, बस आपकी वहां पर हां और या ना का जवाब बाकी रह जाता है। ठीक है, सुझाता है या जिसे प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, सूचक कहलाता है। अतः सूचक प्रश्न ऐसा प्रश्न होता है जिससे उत्तर का अनुमान लगाया जाता है और साक्षी से यह आशा की जाती है कि वह वही उत्तर दे जो प्रश्न सुझाता है। दूसरा, यहां पर अनुमान यह रहता है कि जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, सपोज करो कोर्ट में गए, ठीक है, साक्षी के तौर पर या गवाही देने के लिए। वादी हो सकता है, प्रतिवादी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यानी कि बात कोर्ट की चल रही है, अन्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अब इनसे वार्तालाप की जा रही है। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी की बात को कम समझ पा रहा हो, जैसे कोई व्यक्ति क्वेश्चन करे, इनमें से कोई भी हो, कि आप किस सेमेस्टर के हो, वो कहे कि जी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हो। वो फिर कहे कि आप LLB के कौन सी कक्षा में हो, उसे समझाने के लिए
कि वो कहे जी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो उसे एक सूचक, एक संकेत देगा। क्या आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो? तो वो समझ जाएगा, अच्छा अच्छा ये बात पूछ रहे हो आप मेरे से, हाँ या ना में वो फिर उत्तर दे देगा। दूसरी बात, वो कहे कि आपने किसी का मर्डर किया है, कि क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या पूछ रहे हो। यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझ में ना आ रहे हो, साक्षी हो, गवाह हो, वादी या प्रतिवादी या अन्य कोई भी हो, कि सर मेरी समझ में ये प्रश्न नहीं आ रहा है, इसका उत्तर क्या हो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वकील या न्यायाधीश उससे इस प्रकार के क्वेश्चन करेगा जिसमें उत्तर छुपा हुआ हो। जैसे आप सीसीएसई से हो तो वो सिर्फ इतना कहेगा हाँ या ना। आपने ए नाम के व्यक्ति का मर्डर किया है, तो वो हाँ या ना में उत्तर देगा। ठीक है, इतना ही कहना है। ये उनके लिए दिया जाता है जब या तो इनमें से कोई व्यक्ति बातों को घुमा रहा हो, या बताना नहीं चाहता हो, या छुपाने की कोशिश कर रहा हो। घुमा रहा हो, छुपाने की कोशिश कर रहा हो, तीसरा झूठ बोल रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो। समझने आना, तब इस प्रकार के सूचक प्रश्नों को किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए, जब न्यायालय को यह बताना आवश्यक हो कि कोई साक्षी कहां रहा है, तो उससे पूछना चाहिए। अब जैसे किसी से यह क्वेश्चन करा जाए, आप कहां रहे हो, मतलब अब से पहले आप कहां रहे हो। उसकी समझ में यह क्वेश्चन नहीं आए, तो वो कहे कि आप, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। अब उससे प्रश्न करें, आप एक्स स्थान पर रहे हो, तो वो हाँ या ना में क्या देगा उत्तर, हाँ या ना बोलेगा कि हाँ रहा हूं या ना रहा हूं। ठीक है, तो ये इतना उत्तर दे देगा। जब न्यायालय को यह बताना आवश्यक हो कि कोई साक्षी कहां रहा है, तो उससे पूछना चाहिए आप कहां रहते हैं, और उसे बताने दिया जाए कि वह कहां रहता है। यह प्रश्न यूं रखा जाए, मतलब पहले तो क्वेश्चन यह करा जाए आप कहां रहते हो, इसके स्थान पर उसे घुमाया जाए, क्या आप फलां स्थान पर रहते हो, तो साक्षी इशारा समझकर हाँ या ना कह देगा। यह सूचक प्रश्न हो जाएगा। इससे उत्तर साक्षी के मुंह में रख दिया जाता है और उसे केवल उसी बात को दोहराना होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, उत्तर हम यहाँ पे स्वयं बता देते हैं, आप 5th सेम के विद्यार्थी हो, या यह प्रश्न हो जाता आप किस सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, तो आपका जवाब होता फिफ्थ सेमेस्टर के। तो हमने यहाँ पर पहले ही आपको बता दिया, यहाँ पर ये उत्तर दे दिया, ये उत्तर दे दिया, तो आपको संकेत के आधार पर उत्तर आपके पास पहुंचा दिया जाता है। आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना होता है। आगे चलते हैं। इससे क्या होती है, थोड़ी सुगमता हो जाती है, जिससे छुपाने का कार्य ना हो, घुमाने का कार्य ना हो, झूठ बोलने का कार्य ना हो। साक्षी, गवाह, वादी, प्रतिवादी उसको समझ में आना चाहिए प्रश्न। ठीक है, आगे चलते हैं। और समय की बचत होती है। अमीर अली के अनुसार ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सामान्यतः हाँ या ना में दिया जाए वह सूचक होते हैं, किंतु यदि प्रश्न के उत्तर का सुझाव ना दिया जाए तो वह सूचक प्रश्न नहीं है। जैसा कि यहां पे बताया है, अगर प्रश्न का उत्तर हम प्रश्न में ही दे दें प्रश्न करते समय, तो वो सूचक हैं। प्रश्न और उत्तर में दोनों शामिल हैं, लेकिन हाँ या ना का अंतर बाकी है इसमें। और जिसमें प्रश्न दिया गया है, उत्तर देना बाकी है, तो ये क्या है, सूचक शब्द, सूचक प्रश्न नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो वह सूचक प्रश्न नहीं है। ऐसे प्रश्नों का कोई भी रूप हो सकता है। परीक्षा यह है कि क्या वह अपेक्षित उत्तर का सुझाव दे सकता है। दूसरा, एक इसमें ट्विस्ट और आता है,
जैसे हम वादी से या प्रतिवादी से, हम वादी से या प्रतिवादी से या अपराधी से, किसी से भी कोई मतलब कोई भी पक्ष सवाल कर रहा है, ठीक है। आपने चोरी की है। अब उत्तर में ये अपने घटनाक्रम को बताए कि सर मैं तो फलां स्थान पे था और उस समय मैं तो बीमार था, या मेरा तो एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, मतलब ये इधर उधर की बातें वहां पे बता दे, जो उस वाद से या केस से संबंधी नहीं रखती हूं। क्या है, घुमाने की कोशिश कर रहा है। आपने चोरी की है कि सर मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था, मैं बहन की शादी में गया हुआ था और मैं 2 बजे आया था, और 2 बजे आने के बाद मैंने ये कार्य करा, वो कार्य किया, ऐसे किया वैसे किया। तो ये क्या है, घुमा रहा है, ठीक है। वहीं पे समय बचाने के लिए और समय बर्बाद ना हो, ये आप कह दे आपने एक्स व्यक्ति के घर चोरी की। चोरी की थी। अब ये डायरेक्ट पॉइंट पे आ गई बात, या तो हाँ बोलो या ना बोलो। अब यहां पे बात घुमाने की जरूरत नहीं है। अब ये पहले तो ये कह दे जी किस व्यक्ति के घर पे चोरी, मुझे तो यही पता नहीं है किस व्यक्ति की बात कर रहे हो आप, किसके घर पे चोरी हुई है। तो यहां पे क्या होगा, समय की बर्बादी होगी। तो इसने प्रश्न ऐसा करा जहां पर प्रश्न और उत्तर दोनों शामिल हैं, सिर्फ हाँ या ना का मतलब है। अगर ये हाँ बोलेगा तो ये अपराधी हो जाएगा। अगर ना बोलेगा, अस्वीकार करेगा कि जी मैंने चोरी नहीं की, तो अब से पहले आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा, सबूत का भार। सबूत का भार। तो फिर इससे बोला जाएगा तो आप सबूत दो। आप सबूत दो कि आपने चोरी नहीं की है, बताओ अब आप उस समय कहां थे। अब अपनी जो कथा है जिसे आप घुमाना चाह रहे थे उसमें आप वर्णन करके दे देना। यहाँ पे क्या है, हमें सटीक उत्तर चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए भी सूचक शब्दों की, सॉरी, सूचक प्रश्नों की आवश्यकता होती है। जैसे क्या आपका अमुक नाम है, तो ये सूचक प्रश्न हो गया। क्या आप उस स्थान में रहते हैं, स्थान या एक्स वाई जेड यानी पहले ही बता दिया जाए। क्या आप उस व्यक्ति की नौकरी में नहीं हैं, व्यक्ति का नाम पहले ही बता दिया कि आप उसके यहां पर नौकरी नहीं करते हो, तो वो हाँ या ना में जवाब दे देगा। क्या आप उसके साथ कई वर्ष तक रहे नहीं हैं, वो पहले ही उस व्यक्ति का नाम बताएगा कि आप उसके साथ नहीं रहते थे, तो हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। अगर यही प्रश्न किसी व्यक्ति से कोर्ट में किए जाए तो वो इनका उत्तर किसी और तरीके से दे सकता है, घुमाने की भी कोशिश कर सकता है। तो यहां पर पहले ही प्रश्न में उत्तर को छुपाकर बोला जाता है कि व्यक्ति घुमाए नहीं, हाँ और ना में उत्तर दे। हाँ बोलेगा तो फंसेगा, ना बोलेगा तो साबित करो। ठीक है, आगे चलते हैं। सूचक प्रश्न कब पूछे जाते हैं। सूचक केवल निम्न दशाओं में पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर सूचक केवल निम्न दशाओं में पूछे जा सकते हैं। एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। अगर आप किसी व्यक्ति से ये पूछो, क्या आपने चोरी करना छोड़ दिया, अब वो व्यक्ति सामने वाला फंस गया। आप कहोगे कि भाई तुम जो चोरी करते थे, आपने चोरी करना छोड़ दिया। वो कहेगा हाँ, तो इसका मतलब है कि तुम चोरी करते थे। अब वो बोलेगा ना, तो इसका मतलब है तुम चोरी अब भी कर रहे हो। तो फंस गया वो व्यक्ति दोनों तरफ से। ना बोले तो फंसा, हाँ बोले तो फंसा। भाई इसका मतलब तुम पहले चोर थे, वो कहे कि तुमने छोड़ दी, हाँ, तो इसका मतलब तुम पहले चोरी करते थे, तो अपराधी हो। और ना बोले तो इसका मतलब तुम अब भी चोरी करते हो। तो सूचक शब्द होते हैं जिससे वहां पर वकील क्लाइंट को वहां पर घुमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वादी प्रतिवादी को, जो जिसका भी जो पक्ष होता है, उसे घुमाने की कोशिश करते हैं। सूचक केवल निम्न दशाओं में पूछे जा सकते हैं। ये नहीं है कि ये कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी वकील किसी भी समय उनको पूछ सकता है। इनका भी समय होता है, ये कब पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, मुख्य या पुनः परीक्षा में केवल न्यायालय की अनुमति से कुछ मामले। धारा 1
42 के अनुसार न्यायालय की अनुमति पे ही कुछ मुख्य केस हो या पुनः परीक्षा के लिए जो आए हों, उन्हीं परिस्थितियों में ये बूझे जा सकते हैं। और बीएसए के अकॉर्डिंग 146 2 के अंतर्गत, 2 और 3 के अंतर्गत, ठीक है, ये बूझे जा सकते हैं। आगे प्रति परीक्षा में दूसरा है प्रति परीक्षा, इसको करेंगे बीएसए का न्यू सेक्शन है 146 4, ठीक है, 143 की जगह प्रति परीक्षा जब कोई अपराधी इधर उधर की बातें कर रहा हो, घुमाने की कोशिश कर रहा हो उसमें, या किसी जैसे कोई व्यक्ति एक बार गवाही दे गया और चला गया, उसको दोबारा वहां पर बुलाकर उस दूसरा अपोजिट वकील उससे क्वेश्चन आंसर करे, ठीक है, प्रति परीक्षा में बूझे जा सकते हैं। तीसरा, जहां साक्षी उसके बुलाने वाले की पक्ष द्रोही हो जाता है, वह ऐसा पक्ष न्यायालय की अनुमति से पक्ष द्रोही की प्रतिपरीक्षा करने और सूचक प्रश्न पूछने का हकदार हो जाता है। 145 के स्थान पर आपको याद करना है 148 बीएसए, ठीक है। 4th नंबर का पॉइंट है, जहां सूचक प्रश्न का उद्देश्य किसी दूसरे गवाह द्वारा कहे गए बयान का खंडन करना होता है, किंतु उस कथन के लिए जाने का वह खंडन करता है, तो सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गवाही दे गया और अपनी गवाही में कुछ प्रश्न उत्तर करके गया है, ठीक है, अब दूसरा वाला व्यक्ति पूछ सकता है, दूसरा वकील भी पूछ सकता है, या उनका वो खंडन करता है या घुमाने की कोशिश करता है, तो तब सूचक शब्द कहे जाते हैं, बूझे जाते हैं। 5th नंबर का पॉइंट है, जहां साक्षी की स्मरण शक्ति खराब हो गई हो, वहां कुछ सूचक प्रश्न द्वारा वह ताजा की जा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति भूल गया हो, आपको पता है भारतीय की जो न्याय व्यवस्था है कैसी है, 10 15 20 साल केस चलते रहते हैं, उस समय वो व्यक्ति उन बातों को भूल गया हो, जैसे भाई वकील तो कंटिन्यू अपनी फाइल को देखकर बोल देगा, जो व्यक्ति गवाही देके गया है शायद वो भूल गया हो, तो उस समय उसको याद दिलाने के लिए, बात को स्मरण करने के लिए सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्रश्न में ही उत्तर को कोट कर दिया जाता है और तब उससे हाँ या ना का प्रश्न किया जाता है, ठीक है। या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ढोंग करते हैं कि मैं तो भूल गया हूं, मुझे तो याद ही नहीं है चीजें, तब उनको याद दिलाने के लिए करते हैं। सूचक प्रश्न कब नहीं पूछे जा सकते? अब तक हमने देखा था सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं, अब देखेंगे कब नहीं पूछे जा सकते। सूचक प्रश्न मुख्य या पुनः परीक्षा में यदि सूचक प्रश्न मुख्य या पुनः परीक्षा में यदि विरोधी पक्ष द्वारा आपत्ति न की गई हो तो न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं पूछे जा सकते। धारा 142 की जगह आपको याद करना है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको और पुनः फिर बता रहा हूं। वन 146 इसमें 2 3, ठीक है, इसके अनुसार अगर कोई पक्ष एक दूसरा रजामंद है लेकिन न्यायालय उसे अनुमति नहीं दे रहा है तो वो नहीं बूझे जाएंगे। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं यहां से 142। धारा 142 के अंतर्गत न्यायालय साधारणतः निम्नलिखित अवस्थाओं में प्रश्न पूछने की इजाजत यहां पर नहीं कर लेना, नहीं देगा। ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन यहां पर और तथ्य बताए गए हैं कि न्यायालय कब मना कर देगा सूचक प्रश्न बूझने को। धारा 142 की जगह आपको 146 2 और 3 याद कर लेना है। नंबर, प्रारंभिक रूप में जब कोई केस प्रारंभिक हो या कोई गवाह पहली बार कोई गवाही देने आया हो तब उससे सूचक शब्द सूचक प्रश्न नहीं किए जाएंगे। दूसरा, अविवादित है, जब कोई केस इस प्रकार का है जो अविवादित है तब वहां पर नहीं पूछे जाएंगे। तीसरा, न्यायालय की राय में पर्याप्त रूप से सिद्ध हो चुके हैं, पहले ही न्यायालय को वो साबित कर चुके हैं कि ये सूचक शब्द की आवश्यकता नहीं है, निर्णय आने ही वाला है या कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, सिद्ध हो चुका है।
तब वहां पे सूचक शब्द नहीं लिए जाएंगे या दिए जाएंगे, क्योंकि न्यायालय या न्यायाधीश ये बोलेंगे कि जो हमें आवश्यकता थी, जो बूझने की, जो निर्णय देने की, हम उन सभी का निचोड़ कर चुके हैं, तोड़ कर चुके हैं। अब बूझने की या कोई सूचक शब्द करने की आवश्यकता नहीं है, अब आप नहीं करोगे। तब उन परिस्थितियों में सूचक शब्द या सूचक प्रश्न नहीं किए जाएंगे। बड़े बड़े स्तर पे शब्द शब्द से ही शब्द के अर्थ को ही, ऐसे समझो, शब्द के अर्थ को ही प्रश्न मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने समझाने का प्रयास किया है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे परचेज कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।